हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द ट्विन ब्रोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बाय तिशानी दोशी। इस चैप्टर में आपको बेस्ट एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा अलॉन्ग विद वर्ड मीनिंग्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एंड में आप हमारे नोट्स भी एक्सेस कर सकते हैं टेलीग्राम लिंक के थ्रू। तो ये कहानी है एक ऑथर के बारे में जो कि मद्रास से है एंड वो जाती है अंटार्कटिका। और जब वो अंटार्कटिका पहुंचती है उनका जो पर्सपेक्टिव है बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उनको बहुत सारी रियलाइजेशन होती है अंटार्कटिका के बारे में, पूरे वर्ल्ड के बारे में, अबाउट द हार्श लैंडस्केप एंड आइसोलेशन, कि अंटार्कटिका कितना आइसोलेटेड है, इतना हार्श है, पर फिर भी इतना सुंदर है। और फिर चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि क्यों अगर हमें अर्थ के प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट के बारे में पढ़ना है तो अंटार्कटिका इज द प्लेस टू डू दैट। तो इसी के साथ हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। अगर हमें हमारे प्लैनेट के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में ज्यादा जानना है तो हमें अंटार्कटिका जाना चाहिए। ऐसा क्यों, आइए चैप्टर में देखते हैं। अर्लियर दिस ईयर जो ऑथर है एकेडमिक शोकिल्स्की करके एक रशियन शिप के थ्रू अंटार्कटिका जाती है रिसर्च पर्पस। इनकी जर्नी स्टार्ट होती है मद्रास, जो कि है 13.9 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। इन्हें 9 टाइम जोन्स क्रॉस करके, 6 चेक पॉइंट्स क्रॉस करके, 3 बॉडीज ऑफ वाटर को क्रॉस करके यहाँ पर पहुंचना पड़ता है। और इनको 100 घंटे से ज्यादा लग जाते हैं यहाँ पे पहुंचने में। कभी गाड़ी से जाती है, कभी एरोप्लेन से जाती है, कभी शिप से जाती है। जैसे ही अंटार्कटिका पहुंचती है इनको बहुत रिलीफ लगता है कि चलो मैं फाइनली पहुंच गई। और इतना सुंदर लगता है उनको देखकर कि वहाँ पे एक एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप है, यानी कि वहाँ पे पूरी बर्फ होती है, इसीलिए वहाँ पे ज्यादा सिविलाइजेशन भी नहीं है। वो देखती है कि अंटार्कटिका कैसे एक आइसोलेटेड कॉन्टिनेंट है, पूरे वर्ल्ड से आइसोलेटेड है, अलग है, एकदम अलग से है अंटार्कटिका। अगर आप मैप पे देखेंगे, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है पैंजिया के बारे में, जब सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए। तो ऑथर इस बारे में वंडर करती है कि कैसे इंडिया और अंटार्कटिका एक बार सेम लैंडमास के पास थे। तो अगर आपको याद है, छोटी क्लासेस में हमने पैंजिया के बारे में पढ़ा था। उसका जो लोअर पार्ट था, जो उसका सदर्न पार्ट था, उसको गोंडवाना बोलते थे, गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड के साउथ में अंटार्कटिका एग्जिस्ट करता था और वहीं पे उससे जुड़ा हुआ इंडिया भी एग्जिस्ट करता था। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन। ह्यूमंस हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सी एंड क्लाइमेट वाज मच वार्मर। और बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना थे, बहुत सारे जानवर, पशु पक्षी, बहुत सारे प्लांट्स थे वहाँ। तब डायनासोर्स भी एग्जिस्ट करते थे। 500 मिलियन ईयर्स तक गोंडवाना थ्राइव, यानी कि जो पैंजिया था 500 मिलियन ईयर्स तक एग्जिस्ट करता था। लेकिन उसके बाद अराउंड द टाइम जब डायनासोर्स वाइप आउट होने लगे, उसी टाइम पे मैमल्स आने लगे। और ये जो पैंजिया है, जो गोंडवाना है, ये सेपरेट होने लग गया और डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में बट गया, शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। हम ये जान सकते हैं कि कैसे ये जो अंटार्कटिका एक अलग ही कॉन्टिनेंट है, पूरे बाकी के कॉन्टिनेंट से अलग हो रखा है। ये पहले इन्हीं कॉन्टिनेंट का एक पार्ट था, इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ था। हम कॉर्डिलेरन फोल्ड्स के बारे में जान सकते हैं, जो कि कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में जान सकते हैं। प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स के बारे में जान सकते हैं, जो कि ग्रेनाइट स्टोन्स होते हैं, जो कि बहुत ही एंशिएंट होते हैं। ओजोन और कार्बन की एवोल्यूशन और एक्सटिंक्शन के बारे में जान सकते हैं, कि कैसे ओजोन लेयर, पहली लेयर जो थी वो ज्यादा थिक थी और कैसे पोल्यूशन की वजह से वो पतली हो जाती है। तो हमें ये पता चलता है कि 1 मिलियन ईयर्स में क्या क्या हो सकता है। इट्स प्रेटी माइंड बॉगलिंग। इससे मतलब बहुत ही चकित कर देने वाली बात है कि कैसे इंडिया ऊपर आ गया, सारे कंट्री, सारे कॉन्टिनेंट्स इधर उधर हो गए, और अंटार्कटिका जो है वो सारे कॉन्टिनेंट से दूर आके नीचे आ गया। फॉर ए सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect. अब जो ऑथर है वो साउथ इंडिया से, वो मद्रास से है, जहाँ पर पूरे साल गर्मी रहती है क्योंकि वो एक कोस्टल एरिया है। अब उनके लिए सोचो ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे 90% ऑफ द अर्थ्स टोटल आइस है, कितनी बड़ी बात है। इट्स लाइक वॉकिंग इनटू अ जायंट पिंग पोंग बॉल डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स। ऐसा लगता है कि एक बड़ी सी पिंग पोंग बॉल पे गई है, जहाँ पे आपको सिर्फ बॉल ही दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा। तो वैसे ही वहाँ पे उनको सिर्फ हर जगह बर्फ ही बर्फ दिख रही थी, हर जगह सन्नाटा था, ज्यादा आवाज नहीं आ रही थी। जो एक आवाज आ रही थी वो थी एवलांच के गिरने की, यानी कि बहुत सारी जब इकट्ठे स्नो गिर जाती है माउंटेन से, सिर्फ वही आवाज आ रही थी। बहुत ही सरियल सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था इतनी शांति कैसे हो सकती है किसी जगह पे। An immersion that will force you to place yourself in the context of the Earth's geological history. अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहाँ पर अब चाहो ना चाहो, अब जरूर ये तो वंडर करोगे कि ये जगह इतनी अलग कैसे है, यहाँ पर इतनी शांति कैसे है, ये इतनी आइसोलेटेड कैसे है। तो जब आप अंटार्कटिका में होगे आप पक्का ये चीज वंडर करोगे। अब कितने मिलियन सालों से अर्थ है, लेकिन उसमें से सिर्फ 12,000 ईयर्स से ह्यूमन सिविलाइजेशन है। और इन 12,000 ईयर्स में ह्यूमंस ने अर्थ को इतना बुरी तरह अफेक्ट किया है। ह्यूमंस ये सोचते हैं कि उनका डोमिनेंस ओवर नेचर जस्टिफाइड है, कि मतलब नेचर उनके लिए बना है।
जबकि हम खुद नेचर का पार्ट है। ह्यूमंस ने हर जगह पे इतना पॉपुलेशन कर दिया है, हर जगह फॉसिल फ्यूल्स को ओवर यूज कर दिया है, लिमिटेड रिसोर्सेज को ओवर यूज कर दिया है, जिससे कि इतना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है, जिससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आप अंटार्कटिका में देख सकते हो। इस पर बहुत डिबेट भी हुई है, जैसे कि क्या अंटार्कटिका का जो आइस शीट है वो मेल्ट हो जाएगा, ओशन की स्ट्रीम है वहाँ पे वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी, मे बी नॉट, क्या इससे दुनिया खत्म हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे डिबेट्स होते रहते हैं। लेकिन अंटार्कटिका एक ऐसी प्लेस है दुनिया में जहाँ पर कभी ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं सर्वाइव करी, और ये उसकी किस्मत है, अंटार्कटिका की किस्मत है, क्योंकि उसके टेम्परेचर्स ऐसे है कि वहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं सर्वाइव कर सकती। इट इज प्रिस्टाइन इन दिस रिस्पेक्ट कि मतलब वो ओरिजिनल है, अनटच्ड है बाय ह्यूमन। हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को स्टडी करना है, इसीलिए कहते हैं कि अंटार्कटिका जाओ, क्योंकि वो बिल्कुल एक अनटच्ड प्लेस है। फ्रेंड्स ऑन आइस एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हाई स्कूल स्टूडेंट्स को, यानी कि आपके जैसे उम्र के स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज देता है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। और इस प्रोग्राम के साथ ऑथर बहुत सालों से काम कर रही है। और इस प्रोग्राम में होता क्या है कि वो आपको ऐसी जगहों पे प्रैक्टिकली लेकर जाते हैं और दिखाते हैं कि हो क्या रहा है दुनिया में। ईयर्स से ये चल रहा है, और इसको हेड करते हैं कैनेडियन जिनका नाम है जॉफ ग्रीन, जो कि थक गए थे सेलिब्रिटीज के साथ काम कर करके, क्योंकि सेलिब्रिटीज ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते सीखने में या फिर ज़्यादा काम करने में। तो वैसे ही उन्होंने ये सोचा कि जो स्टूडेंट्स है वो एक ऐसी एज में है व्हेन दे आर रेडी टू अब्सॉर्ब, लर्न एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्ट। तो इसीलिए हम स्टूडेंट्स को ये सब सिखाएंगे, स्टूडेंट्स को ये सब दिखाएंगे, तो हमारे अर्थ के लिए अच्छा होगा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स है वो है नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स। क्योंकि इन स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली लेके जाया जाता है इसी जगह पर, तो ये प्रोग्राम भी सक्सेसफुल हुआ है। क्यों? क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट। जब आप खुद जाओगे साउथ पोल के आसपास, तो आपको उससे फर्क ही ना पड़े, ऐसा हो नहीं सकता। आपको जरूर फर्क पड़ेगा जब आप देखोगे कि कैसे वहां पे जो आइस शेल्फ है वो कोलैप्स हो रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। जब आप ये खुद अपनी आंखों से देखते हो तब आपको उसकी सीरियसनेस पता चलती है। घर पे बैठ के इनके बारे में पढ़ रहे तो हमें इतना अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जब हम वहां जाके देखेंगे तो हमें इफेक्ट होगा। इसीलिए ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल रहा है। ठीक है, क्योंकि उसका इकोसिस्टम बहुत सिंपल है, वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते, वहाँ पे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी नहीं है। इसके बारे में पढ़ना यहाँ पे सबसे बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे छोटी सी छोटी चीज़ की भी सबसे बड़े रेपरकशंस होते हैं, बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो प्लैंकटन है वो एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि ओशन को खाना देता है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो भी मरीन एनिमल्स है इस पर डिपेंडेंट होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं इस पर डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो फाइटोप्लैंक्टन भी अफेक्ट हो रहा है। तो वन दैट फर्दर डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, which in turn will affect the lives of all the marine animals and birds of the region and the global carbon cycle. अब होगा वहाँ की जो कार्बन साइकिल है इफेक्ट होगी, वहाँ के मरीन एनिमल्स, प्लांट्स, सब पर इफेक्ट होगा। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। छोटी छोटी ऐसी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। अगर हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे ना तो बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, लेकिन अगर हम इन छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी, आइस मेल्ट नहीं होगी, आगे जाके डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। इसलिए हमें अभी से क्लाइमेट पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टेक एक्सपीरियंस वाज फुल ऑफ सच एपिफेनीज। तो ऐसी बड़ी बड़ी रियलाइजेशन उनको होती हैं अंटार्कटिका जाके। लेकिन सबसे बड़ी रियलाइजेशन कब होती है? जब उनको पता चलता है कि अंटार्कटिका इज जस्ट लाइक एनी अदर। चिप है शोकल्स की, वो अटक जाती है थिक वाइट स्ट्रेच में, यानी कि ओशन में अटक जाती है आइस के बीच में। तो जो कैप्टन है वो डिसाइड करते हैं कि हम लोग वापस घर जा रहे हैं। पर घर जाने से पहले वो एक गैंग प्लैंक पे सबको उतरने को बोलते हैं, यानी कि ब्रिज पे सबको उतरने को बोलते हैं, जो कि शिप से जॉइंट होता है। अब ये 52 लोग थे, सब उतरते हैं और देखते हैं कि पूरी वाइट है, सारी जगह वाइट है, हर जगह दूर दूर तक स्नो है, और उसके नीचे बहुत सारा पानी है, यानी कि जो बाउंड्री है वहां पर क्रैब ईटर सील्स, और वो ऐसे ऊपर आ रहे थे जैसे कि स्ट्रे डॉग्स बैनियन ट्री के ऊपर आते हैं। थिंग सॉर्ट ऑफ ए रेवोल्यूशन, एवरीथिंग डज इंडीड करेक्ट। तो जैसे वहां पे स्ट्रे डॉग्स होते हैं, यहाँ पे क्रैब ईटर सील्स है। इन जोन 6 चेक पॉइंट, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मेनी इकोस्फीयर्स लेटर, मतलब कि ये पूरा रास्ता कवर करके जब वापस आ जाती है तब भी ये सोच रही होती है कि अंटार्कटिका कितनी अलग जगह है, कितना बैलेंस करता है वो हमारी पूरी दुनिया को, जबकि पूरी दुनिया टच्ड है बाय ह्यूमन इंटरफेयर। ह्यूमंस ने पूरा खराब कर रखा है पूरी दुनिया को। लेकिन अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहाँ पर
ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे ग्लेशियर्स जो है मेल्ट हो रहे हैं। अगर अंटार्कटिका अलग ना होता बाकी कॉन्टिनेंट से और आइसोलेट ना होता, क्या तो भी वो ऐसा होता, तो भी वो अनटच्ड रहता? Probably not. Spending 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world. जो टीनेजर्स हैं वो बहुत यूथफुल है, उनको अभी भी लगता है कि हम दुनिया को बचा सकते हैं। All I can say is that a lot can happen in a million years. मिलियन ईयर्स में तो बहुत कुछ हो सकता है, बट वॉट अ डिफरेंस अ डे मेक्स। उन्होंने वहां पर जाकर देखा तो पहले ही दिन उनको कितना कुछ रियलाइज हुआ कि कितनी मेहनत करने की जरूरत है, हमें क्लाइमेट पे कितनी मेहनत करने की जरूरत है, और कैसे हमारी जो नेचर है उसने इस अंटार्कटिका को अलग कर रखा है, आइसोलेट कर रखा है। तो एक दिन में भी बहुत डिफरेंस मिल सकता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर